हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 14 जून 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स में आपको जो है बताते हैं। सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। लास्ट तक देखेंगे तो आपको जरूर मजा आएगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा वैश्विक लैंगिक इंडेक्स यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यहाँ सॉरी वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स है। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, तो ये आपको बताना है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स में। तो भारत की रैंक क्या है? 125, 131, 119 या 136। तो सही उत्तर आपका रहेगा इसमें भारत की रैंक जो है 131 है। तो पिछले वर्ष जो है 2024 में भारत की जो रैंक थी वो 129 थी, 129 थी। यानी 2 स्थान खिसक करके जो है भारत की रैंक क्या हो गई? 131 हो गई है। तो ये बात भी अभी मान लीजिए आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे, पिछले वर्ष की अपेक्षा जो है भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो ये बात नहीं सही है। क्योंकि पिछले वर्ष की अपेक्षा जो भारत की रैंकिंग में दो अंकों का जो है गिरावट हुआ है। मतलब 2 अंक आगे बढ़ा, लेकिन इसको गिरावट कहा जाता है। और टोटल 148 इकोनॉमिक्स को जो है इतना देशों को शामिल किया गया था, जिसमें 148 देशों में 131वां रैंक भारत का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इसके बारे में पूरा। इसको कौन जो है रिलीज करता है? देखिए भारत की रैंक बताया ना 131 है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2025 है, इसको कौन रिपोर्ट कौन जो है जारी करता है, रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, जो 1971 में गठित एक जो है स्विट्जरलैंड में स्थित एक एनजीओ है। उसके द्वारा जो है इसको क्या होता है, रिलीज होता है, जारी किया जाता है। और अब की वर्ष का ये 19वां संस्करण है, जिसमें 148 जो है अर्थव्यवस्थाएं क्या है शामिल की गई हैं। तो यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। विभिन्न देशों में लैंगिक समानता का मानकीकरण करने के लिए करती है, तथा लैंगिक अंतर को जो है, जो जेंडर गैप होता है, उसको कम करने की दिशा में जो है प्रगति पर नजर रखने में जो है मदद करती है। अगर सबसे ऊंचे स्थान पे देखेंगे, सबसे शीर्ष स्थान पे देखेंगे, टॉप देखेंगे, टॉप 5 कंट्री, तो टॉप 5 में जो है पहले स्थान पे आइसलैंड है, सेकंड पे आपका फिनलैंड है, थर्ड पे आपका नॉर्वे है, फोर्थ पे यूके है, फिफ्थ पे आपका न्यूजीलैंड है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पे जो है सबसे आपको पहला नंबर याद रखना कि आइसलैंड है, सेकंड पे आपका फिनलैंड है। ये देखिएगा आपसे हो सकता है 5 तक तो आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है, 5 रैंक तक। तो आइसलैंड, फिनलैंड, थर्ड पे नॉर्वे, फोर्थ पे यूके, फिफ्थ पे जो है न्यूजीलैंड। तो ये पांचों तो आपको कम से कम ध्यान रखना, क्योंकि पांचों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है पहला और दूसरा रैंक ही पूछे। अगर अंतिम स्थान पे देखेंगे तो अपना पड़ोसी देश है, कह लीजिए कि भारत का जो है कभी हिस्सा रहा पाकिस्तान है, अब इसमें अंतिम स्थान पर है। यानी यहाँ सबसे ज्यादा जो है लैंगिक अंतर है, कहाँ? पाकिस्तान में। आप देखते ना होंगे पाकिस्तान में जो है लड़कियों को जो है पढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर वो पढ़ाई करने के लिए सोच रही हैं तो उनको गोली मार दिया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, तमाम जो है। इसका उदाहरण आपको जो है सामने नजर आता रहा था होगा मीडिया में हमेशा। सूडान इसके बाद सेकंड, अंतिम से सेकंड पे है, मतलब समझ रहे हैं बात। नीचे से जो है टॉप किया है, सेकंड टॉप है सूडान, मतलब 147वां रैंक है। चार्ट जो है 146वां रैंक है। और भारत की रैंकिंग अगर देखेंगे तो भारत की रैंकिंग 131वां है, जो 148 देशों में रैंकिंग पाया है। और 2024 में जो है भारत 129वां स्थान पे था। अगर इस पे देखेंगे किस किस को जो है आधार बनाया जाता है, मूल्यांकन का मानदंड क्या है, तो इसमें 4 चीजों को जो शामिल किया जाता है। 4 चीज में पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, यानी जो है कितना इकोनॉमिकल जो है पार्टिसिपेशन है, और उनको कितना अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। और शैक्षिक उपलब्धि क्या है, एजुकेशनल जो है एजुकेशनल उपलब्धि क्या है। और स्वास्थ्य और जीवन रक्षा क्या है, हेल्थ और जो है लाइफ सेफ्टी क्या है। और पॉलिटिकल जो है एम्पावरमेंट कितना है, राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है। तो इस इन चारों आधारों पर जो है रैंकिंग को प्रदान किया जाता है। तो चारों आधारों में से भी आपसे जो है अच्छा पूछा जा सकता है क्या है। तो आर्थिक भागीदारी और अवसर क्या है, शैक्षिक उपलब्धि क्या है, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा कैसे है, और राजनीतिक सशक्तिकरण किसी देश में कितना हुआ है महिलाओं और पुरुषों का, उस आधार पर जो है रैंकिंग दी जाती है। अगर इसकी विशेषता देखेंगे तो वैश्विक लैंगिक अंतर कह रहा अभी 68.8% कम हुआ है, लेकिन ये पूर्ण समानता अभी भी नहीं है, और 123 वर्ष लग जाएंगे पूर्ण समानता लाने में।
मतलब 68% 68 के 69% हम लोग जो है लैंगिक अंतर है, जो वैश्विक लेवल पर ग्लोबल लेवल पे जो जेंडर गैप होता है 68 69% कह सकते हैं कम हुआ है। लेकिन अभी इसको बराबर होने में, समानता लाने में 123 वर्ष और लग सकते हैं, मतलब 100 वर्ष से और अधिक समय लगेगा तब जो हम लोग समानता लाएंगे पुरुषों और महिलाओं में। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रगति और असफलताओं दोनों को जो है उजागर करके नीति की समीक्षा करना है और उस पे बताना है कौन सा देश जो है कैसा कार्य कर रहा है, जो है पुरुष और महिलाओं को जो है समान करने में। विभिन्न क्षेत्रों में जो है लैंगिक समानता को दर्शाने के लिए जो है समानता इसको जो है 0 से लेकर के 100% का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर क्षेत्रीय रूप से तुलना करेंगे तो बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ तथा विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर है। देखेंगे तो बहुत अच्छा रैंकिंग प्राप्त हुआ है। किसको? बांग्लादेश को बहुत अच्छा रैंकिंग प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि 24वां स्थान अगर किसी को मिला है, इसमें तो बहुत अच्छा रैंक है। भारत कहाँ 124वां भी नहीं ला पाया और बांग्लादेश 124वां, ओनली 24वां रैंक पाया है। और पिछले वर्ष इसका देखेंगे तो 99वां रैंक था। मतलब सबसे अच्छा अगर परफॉर्मेंस कोई किया है दक्षिण एशिया में तो बांग्लादेश किया है कि 99 से जो है डायरेक्ट 24वें स्थान पे आ गया है। यानी यहाँ जो जेंडर गैप है ये बहुत कम हो गया है। अगर भारत के पड़ोसी देश देखेंगे तो भूटान 119वां स्थान पाया। जस्ट सॉरी फॉर दैट। भूटान देखेंगे तो 119वां रैंक है, नेपाल 125वां और श्रीलंका 130वां और मालदीव 138वां और पाकिस्तान को आपको बता ही दिए 138वां है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण है आपके लिए। कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं, आपका कईयों क्वेश्चन बन सकते हैं और निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे आज हम लोग जो है मना रहे हैं। कब मना रहे हैं? आज मना रहे हैं, यानी 14 जून को जो हम लोग कर मना रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं। तो ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। जो रक्त होता है उसको डोनेट करने के लिए लोगों को प्रमोट करना, उसको प्रोत्साहित करना और उसके महत्व को जो है बताना कि रक्तदान से क्या क्या महत्व होता है, रक्तदान का क्या महत्व होता है, उसके बारे में लोगों को जो है समझाने के लिए, उसकी अहमियत को समझने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आप जानते होंगे ब्लड जो है कहा जाता है साल में जो है 1 ईयर्स में एक बार जो है, एक वर्ष में एक बार जो है डोनेट कर देना चाहिए। इससे क्या होता है शरीर का जो सर्कुलेशन होता है वो सही हो जाता है और उससे जो आपके हेल्थ को जो है पॉजिटिव प्रभाव मिलता है, पॉजिटिव जो है चीजें होती हैं आपके शरीर में। लेकिन गांव में एक जो है धारणा है कि ब्लड देने से, गांव में नहीं शहर में भी है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि खाली गांव में ही नहीं है, शहर में भी कुछ धारणाएं ऐसी हैं। तो ऐसा होता है कि वहां जो है ये कहा जाता है कि ब्लड देने से क्या होता है कमजोरी आ जाती है। लेकिन हाँ, हो सकता है आपको 1 2 दिन तक रहे, लेकिन ये चीज दूसरों को जो है हेल्प करने में भी मदद करता है और आपके शरीर के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर हो सके तो जरूर जो है ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब की वर्ष का थीम है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, यानी रक्त दे उम्मीद दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। इस थीम के तहत जो है ये देखिए कह रहा है ना, अगर रक्त किसी को देंगे तो किसी को उम्मीद देंगे, होप देंगे, और अगर साथ मिलकर हम जीवन जो है बचाएंगे, मतलब किसी को ब्लड की जरूरत है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि ब्लड जो है हॉस्पिटल में मिल नहीं पाता है, नहीं तो आप जानते हो थोड़ा सा जो है खरीदने में 5 6 हजार रुपए लग जाता है, बहुत लोग इसको जो है पे नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा अगर आप डोनेट कर दिए तो हो सकता है उसके आपके एक बार ब्लड डोनेट करने से उसकी जीवन भी बच सकता है। तो इसको निश्चित रूप से जो है करना चाहिए अगर आपके बस में है, आपको मतलब हो सकता है आपके शरीर से आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो। अगला है चर्चा में रहा नाइट्रान, यहाँ देखिए नाइट्रान है थोड़ा सा, नाइट्रान। नेट्रान झील जो है किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है अभी जो चर्चा में रही है? तो दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, रूस या ब्राजील। तो कहाँ स्थित है दोस्तों ये जो है, कौन सा? नाइट्रान झील। तो ये आपके तंजानिया में है। कहाँ है? तंजानिया में। आप देखते हैं क्या क्यों न्यूज में है, क्या है ये। तो हाल ही में जो है पर्यावरण के प्रति जो है बढ़ते ध्यान ने तंजानिया की नाइट्रान झील की ओर जो है ध्यान आकर्षित किया है, जो एक अत्यधिक क्षारीय झील है तथा जानवरों को कैल्सीफाइड करने में जो है सक्षम है, क्योंकि जलवायु संबंधी खतरे और प्रस्तावित विकास परियोजनाएं जो है
इसके नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को जो है खतरे में डाल रही है। अगर नेत्रान झील के बारे में देखेंगे, नेत्रान झील है, तो यह एक उथली नमक और सागरीय झील है, सॉरी क्षारीय झील है, तो थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो यह एक उथली नमक और जो है क्षारीय झील है, जो उत्तरी तंजानिया में जो है केनिया की सीमा से जो है लगे ग्रेगरी रिफ्ट घाटी में जो है स्थित है, जो पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली का जो है हिस्सा है। तो यह केनिया, सॉरी, यह केनिया की जो है इवासो ग्रेगरी रिफ्ट, सॉरी, यह केनिया की, हाँ, यह केन्या की इवासो नीलगिरी नदी और खनिज समृद्ध गर्म झरनों से जो है पोषित होती है, और यह रामसर स्थल भी जो है मान्यता प्राप्त है, रामसर स्थल भी इसको घोषित किया गया है। तो ये जो है नेत्रान झील को याद रखना है, इसको रामसर स्थल भी जो है घोषित किया गया है। ये आपका जो है लेक नेत्रान है, देखिएगा यहाँ है आपका ये, तो केन्या के बॉर्डर पर है, लेकिन मुख्यतः आपकी जो है तंजानिया में है, तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा जो है तोतापुरी आम किस राज्य में मुख्यतः प्राप्त किया जाता है या पाया जाता है? तो अभी चर्चा में क्यों रहा है इसको भी बताएंगे। पहले आपको बताना है ये किस राज्य में है तोतापुरी आम। तो तोतापुरी आम जो है मुख्यतः कर्नाटक में मिलता है, लेकिन अभी इसका निर्यात जो है कहाँ, आंध्र प्रदेश में हो रहा था, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो है इसको क्या किया गया है, चित्तूर जिला में खास करके वहां के प्रशासन ने इसको जो है रोक दिया है, इसको लेने से प्रतिबंध लगा दिया है इसके प्रवेश पर। इसके कारण से जो है चर्चा में रहा है। तो कर्नाटक ये मुख्यतः पाया जाता है, कर्नाटक में, और आंध्र प्रदेश ने जो है चित्तूर जिले में जो है कर्नाटक से तोतापुरी आमों के प्रवेश पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगाया है? आंध्र प्रदेश ने लगाया है, जिससे आम की कीमत और बाजार पहुंच को लेकर के जो है सीमा पार व्यापार जो है विवाद छिड़ गया है। ये निश्चित रूप से छिड़ना तय है। क्यों? क्योंकि जो अगर किसी राज्य द्वारा किसी भी प्रोडक्ट्स को जो है प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये आर्टिकल 301 का जो है उल्लंघन भी करता है, क्योंकि जो है उसमें कहा गया है कि आप अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, राष्ट्रीय स्तर पर देश में कहीं भी अपना व्यापार जो है खुलेआम कर सकते हैं, मतलब कोई उसमें बाधा नहीं डालेगा। बस वो जो है क्या होना चाहिए, वो सही प्रोडक्ट्स होना चाहिए, उसमें कोई प्रतिबंध ना होना चाहिए देश लेवल पर। तो इस पे ऐसा कुछ नहीं प्रतिबंध था, सिर्फ इसके लिए, किसके लिए इसको प्रतिबंध लगाया गया है कि ये जो सस्ते में यहाँ आम का जो है डंपिंग कर रहा था, और उससे जब इसको लगाया गया तो इसमें ये कहा गया कि अगर इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो जो यहाँ के लोकल्स आम बेचने वाले हैं उनको बहुत नुकसान होगा। यहाँ के जो लोकल आम की प्रोडक्ट्स हैं वो जो है उनका खपत नहीं हो पाएगा यहाँ, और वो बाहर बाहर से जो आम आता है उन्हीं का जो है सब लोग यूज करेंगे, सब क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। तो इसके कारण से जो है ये न्यूज में रहा प्रतिबंध लगाने के कारण। तो यह एक प्रमुख रसदार आम की किस्म है, जो अपने लंबे आकार और तोते की चोंच जैसे नोक के लिए जो है जानी जाती है। अब देख लीजिए इस आम को, इस तरह से ये आम है, तो अच्छे क्वालिटी का आम था ये, लेकिन इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश ने इसको जो है क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया। चित्तूर जिले में जो है प्रतिबंध लगा दिया गया इसको आने से। वही लोकल लेवल के प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। अगला है, क्रॉपिक्स पहल किस योजना के तहत जो है शुरू की जाएगी? तो ये आपको बताना है, ये क्रॉपिक पहल जो है किस योजना के तहत शुरू की जाएगी। तो अभी इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे, तो इसको आपको पहले ये बताना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो किसके तहत शुरू किया जाएगा? तो सही उत्तर आपका रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है इसको शुरू किया जाएगा। किसके तहत किया जाएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इसको शुरू किया जाएगा। तो याद रखना है। अब इसके बारे में क्या है देखते हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, जो अभी जो है शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत जो है कार्य करता है, इसके मंत्रालय को यही संभाल रहे हैं, कृषि मंत्रालय को। तो ये जल्द ही जो है क्रॉपिंग पहल शुरू करने जा रहा है ये मंत्रालय। तो क्रॉपिंग क्या है? कलेक्शंस ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। मतलब रियल टाइम में क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है क्रॉप्स को, और उसको फोटो को जो है क्लिक करना है, और रियल टाइम में उसका कलेक्शन करना है। यानी फसलों का वास्तविक समय अवलोकन और फोटो संग्रह इसका जो है काम करेगा। तो इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है लॉन्च किया गया। अगर मान लीजिए ये, अगर आपको फसल में बीमा देना है
हो सकता है कई बार ऐसा होता है, बीमा ऐसे लोग करवा लेते हैं कि जो है किसी दूसरे चीज का फसल का जो है वो करके फोटो खिंचवा करके उसको जो है खिंचवा लिया जाता है और उसमें बीमा का लाभ लिया जाता है। लेकिन इससे क्या होगा, रियल टाइम में जो है आपका जो है वो उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और फोटो क्लिक किया जाएगा, तब आपको जो है उसके तहत बीमा हो पाएगा। तो यह पहल जो है फसल के स्वास्थ्य और उस तनाव की निगरानी के लिए जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन का जो है उपयोग करती है। तो इससे जो है क्या होगा, एआई का उपयोग करके और कंप्यूटर विजन का उपयोग करके जो है इसको यूज किया जाएगा, जिससे जो है रियल टाइम जो है उसका ऑब्जर्वेशन हो जाए और फोटो जो है मिल जाए और रियल फोटो मिल जाए। उद्देश्य क्या है, फसल के नुकसान का जो है आकलन स्वचालित करना और किसानों को जो है बीमा दावे का तेजी से भुगतान सुनिश्चित करना है। तो अगर इनको जो है किसानों को सही समय पे जो है और सही चीज का इनको जो है क्या मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा और इसका जो है ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, तुरंत जो है किसानों को क्या होगा, इसका भुगतान हो जाएगा, जो उसकी बीमा होती है उसका भुगतान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये भी। कह रहा है हाल ही में किस राज्य के पेय पदार्थ है ओजोफेनी को जो है भौगोलिक संकेतन यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। तो किस राज्य का ये प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है दोस्तों? तो विकल्प में है मध्य प्रदेश, गोवा, असम, तमिलनाडु। तो कहाँ का है? सही उत्तर आपका रहेगा ये गोवा का जो है पेय पदार्थ है, जो है अल्कोहलिक पेय पदार्थ है, इसको जो है अभी क्या किया गया है, भौगोलिक संकेतन किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। तो इसको कैसे दिया जाता है? तो 1999 में जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था। कब आया था? 1999 में। इसे हिंदी में अगर कहते हैं तो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम आया था। उसके तहत जो है जीआई टैग प्रदान किया जाता है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा, और जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो है आता है। तो इसके तहत जो है ये दिया जाता है और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 2004 से इसको जो है देना शुरू हुआ है और 2004 में जो है सबसे पहले दार्जिलिंग टी को जो है दार्जिलिंग चाय को जो है दिया गया था इसमें जीआई टैग। तो ये बात आपको सब याद रखना है। 2004 में ही इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, 2004 में इसको देने की शुरुआत की गई थी और ये अभी तक जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है दिया जा चुका है। सबसे ज्यादा अभी तक आपके उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग दिया जा चुका है। तो देखते हैं, गोवा की जो ओजोफेनी है उसको जीआई टैग दिया गया है और यह गोवा की पारंपरिक है, जो ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक है, पेय पदार्थ है, पारंपरिक अल्कोहलिक पेय पदार्थ है। जो गोवा में जो टहलने जाते हैं बहुत सारे लोग जो बताते हैं कि यहाँ इस तरह से चीजें जो है मिलती है। मैं तो गया नहीं हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तो ओजोफेनी दो प्रकार की होती है, जो एक होता है काजू फेनी, एक होता है नारियल फेनी। मतलब दो इसका जो है कह लीजिए फ्लेवर होता है, एक काजू से बनता है, एक नारियल से बनता है। कहते हैं लोग पीने में अच्छा लगता है, जाएंगे तो ट्राई किया जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से इससे जो है बनता है। तो इस तरह से कुछ होता है। क्या है ये? ओजोफेनी है। अगला है, चर्चा में रहा हाल ही में चर्चा में रही बनास नदी जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये चर्चा में रही है, क्यों चर्चा में रही है तो अभी बता देंगे, लेकिन पहले ये बताइए किस राज्य में है। देखिएगा जो चर्चा में रहते हैं उसी से जो क्वेश्चन ज्यादा करके पूछा जाता है। तो ये कहाँ है आपके, जो है राजस्थान में जो है ये है, राजस्थान में ये जो है बहती है और ये चर्चा में इसीलिए रही है। क्यों इसीलिए नहीं रही है राजस्थान में बहने के कारण? यहाँ कई लोगों का डेथ हो गया है इसके कारण से डूबने से। तो हाल ही में राजस्थान के टोंक जिले में जो है, टोंक जिले में बनास नदी में डूबने से कई लोगों की जान जो है चली गई है। इसके कारण से जो है बनास नदी जो है चर्चा में रही है। तो बनास नदी देखेंगे तो राजस्थान में है और ये अरावली पहाड़ियों में जो है कुंभलगढ़ के पास से जो है निकलती है, इसका उद्गम होता है और श्योपुर के उत्तर में जो जाकर के चंबल नदी में क्या होता है, मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा विमान जो है दुर्घटना जांच ब्यूरो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये कब स्थापित की गई थी? तो इसको जो है अभी बताना है क्योंकि चर्चा में रहा है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि अहमदाबाद से जो है, अहमदाबाद से जो है जाकर अहमदाबाद से जो लंदन जा रही थी, यूके जा रही थी एक प्लेन। तो वो जो क्या हुआ है, जिसका नाम था बोइंग 787 8 ड्रीम लाइनर। तो ये जो है प्लेन है क्या हुआ है, क्रैश हो गया है। क्रैश हो गया जिसमें
42 लोग सवार थे। 242 में से एक लोग जो है जो 11 ए सीट पर जो है सवार थे, पता नहीं कैसे 11 ए सीट वाला जो है इसमें से निकल गया, वो बच गया है। बाकी 241 लोग जो है इनका डेथ हो गया है इसी प्लेन क्रैश में। तो इसको हमको नहीं लग रहा कि देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो इस न्यूज से परिचित नहीं होगा। लेकिन ये चर्चा में ये है कि जो ये दुर्घटना हुई है उसको जांच करने के लिए विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इसको सौंप दिया गया है, औपचारिक रूप से इसको सौंप दिया गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, अब इसके बारे में और घटना के बारे में थोड़ा सा आपको, या जो है एविएशन के क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जिससे क्या है न्यूज में है थोड़ा सा हम लोग को आइडिया लग जाए। तो कितना जो है इसको कब स्थापित किया गया था, 2012 में स्थापित किया गया था। क्या है तो देखते हैं। तो एयर इंडिया द्वारा संचालित हो रहा था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर गुजरात के अहमदाबाद में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, और जिसमें लगभग 242 लोगों की मृत्यु हो गई है। यहाँ 241 लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन यहाँ एक हॉस्टल था जो मेडिकल स्टूडेंट्स का और डॉक्टरों का था, उस पर जाकर के ये गिरी है। तो वहां भी कई लोगों के जो है मरे होने की संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी ये न्यूज जो है क्लियर नहीं हो पाया है जो इसमें से कितने लोग हुए हैं, लेकिन जो प्लेन में सवार थे उसमें से सिर्फ एक एक व्यक्ति जो है बचा है, जो 11 ए सीट पर था, वो जो है बचा है। बाकी सबकी जो है सबकी मृत्यु हो गई है। उसमें एक व्यक्ति जो है सीएम भी थे। कौन सीएम थे, गुजरात के जो है पूर्व सीएम भी थे, विजय रूपाणी, जिसे विजय रूपाणी, तो ये भी आप दोनों देखे होंगे। तो देखेंगे अगर तो भारत की जो विमानन सुरक्षा, अभी विमानन सुरक्षा रैंकिंग आया था, तो भारत की उसमें हालिया छलांग जो है 2008-18 में 101 के स्थान पर जो है बढ़कर के 2022 में 48वें स्थान पे हो गया है। यानी भारत अगर देखेंगे तो विमानन जो सेफ्टी होता है उसके रैंकिंग में भारत विश्व लेवल पे जो अच्छे रैंकिंग में स्थान आता है। यानी विमानन के सुरक्षा में, विमानन के क्षेत्र में जो है सुरक्षा में भारत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दुर्घटना हो गई तो उसको क्या कहेंगे, लेकिन भारत में रैंकिंग, भारत जो है अच्छे लेवल पे इस पे कार्य कर रहा है दुर्घटना के जो है रोकने में, जो है विमानन की सुरक्षा में। लेकिन अब ये दुर्घटना ही कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, पता नहीं कैसे हो गया। तो इस मामले की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जिसे जो है क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट सॉरी इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरो, एयरपोर्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो वैश्विक एसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मानकों का अनुपालन करते हुए औपचारिक रूप से जांच जो है शुरू कर दिया है। तो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इसकी स्थापना 30 जुलाई 2012 को हुई थी, जिसका मुख्यालय वर्तमान में जो है नई दिल्ली में है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत जो है इसको ये कार्य करता है। और एक यह वैधानिक जांच निकाय है जो भारतीय हवाई क्षेत्र में जो है विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए जो है जिम्मेदार होती है। अगर इसका कानूनी आधार देखेंगे तो विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच नियम 2017 के तहत जो है इसको कानूनी अधिकार जो है प्रदान किया गया है। अगर यहाँ थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में, तो देखेंगे भारत में जो है परिचालन हवाई अड्डों की संख्या जो है 74 थी 2014 में, अभी बढ़ करके 157 हो गई है 2024 में। लेकिन 2047 तक हम लोग जो है 300 350 से 400 हवाई अड्डों का लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। तो भारत की अगर देखेंगे तो विश्व लेवल पर जो है भारत तीसरा सबसे बड़ा जो है घरेलू विमानन बाजार भी है, यूएसए और चीन के बाद अगर देखेंगे। लेकिन ये जो है भारत, हालांकि मानेंगे कि भारत जो है बहुत अच्छे लेवल पे इसका सेफ्टी और सुरक्षा और सेफ्टी करता है, लेकिन अब ये दुर्घटना कैसे हुई, कहाँ जो है तूफान हुआ, कहाँ जो है त्रुटि आया, तो इसको जो है जांच का विषय है। जांच करके ही स्पष्ट जो है क्लियर हो पाएगा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन अब देखेंगे उसके बारे में आगे क्या होगा जांच में। दोस्तों आज का जो है हमारा करंट अफेयर्स तो समाप्त होता है, लेकिन हम लोग जो है रिवीजन सेशन जो है करते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है अपने लाइफ का। नहीं करेंगे तो आपको समस्या जो है दे सकता है। करा किस देश में जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 का जो है आयोजन होगा, तो यह भी मंगोलिया की उलान बटोर में जो है आज से 14 तारीख से शुरू होगा। किस राज्य सरकार ने जो है आईएनएस गुलदार को जो है भारत के पहले पानी के नीचे जो है संग्रहालय में बदलने की योजना शुरू की है, तो ये भी एक महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है सिंधुदुर्ग जिला में। इस संगठन ने जो है दी रियल फर्टिलिटी क्राइसिस नामक शीर्षक से जो है
अपनी 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है जारी की है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको जो है जारी किया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। और भारत किस देश के साथ जो है उत्तरी अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज किया है, तो ये आपके यूके के साथ जो है उत्तरी अरब सागर में किया गया है। अगला है डी गुकेश को जो है पीछे छोड़ करके भारत को सबसे उच्च रेटिंग जो है वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने गए हैं, तो अर्जुन एडिगेसी जो तेलंगाना से बिलोंग करते हैं वो जो है डी गुकेश को छोड़ दिए हैं फिडे रैंकिंग। अगला है भारत के लोकपाल ने जो है कौन से नए आदर्श वाक्य जो है अपनाया है, तो इसने अपनाए हैं नागरिकों को सशक्त बनाओ, भ्रष्टाचार को उजागर करो। तो इसलिए जो है ये इसको जो है नया आदर्श वाक्य शुरू किया गया है। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ अगर इसमें सुधार चाहते हैं तो आप उसके लिए आप कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा जो है उस पर कार्य किया जाएगा। इस सेशन अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।